स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हमारी थर्ड क्लास है कक्षा 10 के विज्ञान विषय की। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछली वाली हमारी क्लास थी, सेकेंड नंबर क्लास, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं, ताकि आज के जो भी टॉपिक है वो समझने में हमें आसानी हो। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दैनिक जीवन में रसायनों का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसा कि यूनिट का नाम ही है हमारे दैनिक जीवन में रसायन, तो मैंने आपको बहुत सी जगह बताई थी, जैसे कि सीमेंट बनाने में हो गया, साबुन अपमार्जक बनाने में हो गया, उर्वरक के रूप में हो गया, दवाइयों के रूप में, कीटनाशक के रूप में। तो मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि कहाँ कहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। फिर मैंने आपको अम्ल व क्षार की सामान्य पहचान बताई थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो सामान्य जानकारी के बाद मैंने आपको लवण समझाया था। अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, वो अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, और किस तरह से अभिक्रिया को कंप्लीट करना है वो भी मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि लवण के प्रकार, लवण कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के लवण होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। फिर मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्षार की परिभाषा मैंने 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई धारणाएं आपको समझाई थी। सबसे पहले मैंने आपको आर्रेनियस धारणा के बारे में बताया था कि आर्रेनियस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी। उसके बाद में ब्रोंस्टेड लोरी, और सबसे लास्ट में मैंने आपको लुईस धारणा समझाई थी कि लुईस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणों में सबसे पहली बात आती है यहाँ पे लिटमस पत्र। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और मैंने आपको एक ट्रिक भी समझाई थी कि अनिल आपको नाम याद रखना है। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसके बाद में हम आते हैं क्षार पर। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, बिल्कुल अम्ल का अपोजिट होगा यहाँ पे। तो पहली जो प्रॉपर्टी हो गई लिटमस पत्र वाली वो हम समझ चुके हैं। बढ़ते हैं सेकंड की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अम्ल और क्षार जो है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक रिएक्शन याद करने को कहा था, रिएक्शन का पैटर्न, अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। उसी तरह से अम्ल या क्षार जो है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसका पैटर्न जो है वो निम्न प्रकार से होता है: अम्ल प्लस क्षार, अम्ल या क्षार प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने के माध्यम से हम किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H2SO4 और जिंक धातु ली है। H2SO4 क्या है? एसिड धातु के साथ क्रिया करेगा, तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और लवण का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखें इन दोनों में से, तो यहाँ पे H2 दिख रहा है, तो इसको हमें बाहर निकालना है। तो मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया। तो पीछे क्या बचा हमारे पास? इधर बचा जिंक और इधर बचा SO4। ये दोनों मिलकर जो है वो जिंक सल्फेट लवण का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एक और। इसमें मैंने यहाँ पे एक लिया है NaOH क्षार और ली है जिंक धातु। जिंक धातु जब NaOH के साथ क्रिया करेगा तो पैटर्न के हिसाब से हाइड्रोजन गैस मुक्त होनी चाहिए। यहाँ पे H2 को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे NaOH के 2 अणु लिए हैं, ताकि H2 अणु बन जाए। H2 का मान लो यहाँ से निष्कासन हो गया, तो पीछे क्या क्या बचा ध्यान से देखें। तो एक जिंक का अणु बचा, 2 सोडियम के और 2 ऑक्सीजन के। तो इन तीनों से मिलकर जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। अब देखते हैं हम अम्ल और क्षार की तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी इस प्रकार से है कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड के साथ की जाती है। यहाँ पे हमने धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड 2 टर्म आएगी यहाँ पे। तो अम्ल की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? धातु ऑक्साइड के साथ करवानी है, तो लवण प्लस जल बनेगा। जबकि क्षार की रिएक्शन जब अधातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अम्ल हमेशा धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। धातु ऑक्साइड के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अधातु ऑक्साइड के रूप में मैंने यहाँ पे लिया है CO2 SO2। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेंगे? क्षार के साथ। और अम्ल के साथ कौन क्रिया करेंगे? धातु ऑक्साइड। प्रोडक्ट सेम बनेगा, लवण प्लस जल। तो जैसा कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था
कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक अम्ल है और लवण प्लस जल भी बन रहा है, तो इसका मतलब धातु ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि हमेशा अम्ल और क्षार मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्षार है और लवण प्लस जल बन रहा है, इसका मतलब अधातु जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा अम्ल की तरह, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार क्या बनता है, लवण प्लस जल। तो इसके माध्यम से हम धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति को समझा सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अम्ल की अभिक्रिया मैं धातु ऑक्साइड के साथ करवा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, हमें लवण प्लस जल का निष्कासन करना है। तो सबसे पहले मैं जल का निष्कासन करता हूँ। जल के लिए हमें H2 चाहिए, H2, जबकि HCl में एक ही H होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 अणु इसके लिए हैं। तो यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ से O निकल गया, तो पूरा जल यहाँ से बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा Cu, यहाँ पे Cl के 2 अणु, तो CuCl2 यहाँ पे लवण बन गया। नेक्स्ट जो है हम अम्लीय जो अधातु ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया जो है वो क्षार के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है तो क्षार के साथ क्रिया करेगा। जबकि धातु ऑक्साइड की मैंने प्रवृत्ति आपको बताई थी क्षारीय होती है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अधातु ऑक्साइड अब क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो पैटर्न के हिसाब से H2O का रिमूवल यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं H2O को बाहर निकालने वाला हूँ, तो H2 और यहाँ से O को निकाल दो, फिर भी यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के 2 अणु हैं। H2O मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पे CO2 के पास पहले से ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन उपस्थित है, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 3, कैल्शियम 1 और कार्बन 1। इन तीनों को मिलाकर कौन सा कंपाउंड बनेगा, CaCO3, जहाँ पे ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 और कैल्शियम 1 है। तो इस तरह से धातु ऑक्साइड से क्रिया वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं और क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे चौथी पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है कि अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होता है, मतलब जल मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है, वो हमेशा विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसमें से करंट का फ्लो होता है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि अम्ल अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि अम्ल भी समाप्त हो जाता है और क्षार भी समाप्त हो जाता है, दोनों अपनी पहचान खो देते हैं। तो वही पांचवा पॉइंट है हमारे पास, अम्ल व क्षार को आपस में मिलाने पर ये अपने गुण खो देते हैं तथा लवण का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पैटर्न हमें पता है, मैंने बार बार आपको वो पैटर्न समझाया है कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या देते हैं, लवण प्लस जल। तो सीधा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने HCl एसिड लिया है और NaOH यहाँ पे बेस लिया है। तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल, यहाँ से OH, यहाँ से H का रिमूवल होकर H2O बाहर निकल जाएगा, पीछे बचा यहाँ पे NaCl जो कि लवण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अम्ल और क्षार की 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसका शॉर्ट में एक बार रिवीजन करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने देखा लिटमस पत्र, और लिटमस पत्र में जो है वो अम्ल नीले को लाल करते हैं, जबकि क्षार जो है वो लाल को नीला करते हैं। सेकंड नंबर पे हमने समझा था कि अम्ल और क्षार जो है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं। थर्ड नंबर पे हमने देखा कि अम्ल और क्षार धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस मतलब अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है और लवण प्लस जल बनाता है, जबकि क्षार हमेशा अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अम्लीय जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ें तो चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, वो हमेशा विद्युत का सुचालक होता है। फिर पांचवा पॉइंट हमने देखा कि अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में हमें लवण प्लस जल का मिश्रण प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बाद हम आते हैं अम्ल और क्षारों के उपयोग। तो सबसे पहले हम अम्लों के उपयोग देखते हैं। अम्लों के उपयोग समझने से पहले एक प्रश्न जो बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है कि खनिज अम्लों के नाम लिखिए और कार्बनिक अम्लों के नाम लिखिए। तो खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। ठीक है। और सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इन सब प्रकार के अम्लों में जो है वो कार्बन उपस्थित होता है, जिसके कारण हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये मुख्यतः कार्बन की श्रृंखला इनके जो संरचना सूत्र होते हैं वो कार्बन की श्रृंखला के रूप में होते हैं, जिसके कारण इसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब बढ़ते हैं उपयोग की ओर। पहला उपयोग जो खनिज अम्ल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, H2SO4, HCl और HNO3, ये जो खनिज अम्ल होते हैं इनका मुख्य उपयोग जो है वो उद्योगों में होता है। अब उद्योग हमको याद रखना है, उसके बाद में हमें ऑटोमेटिक रूप से याद आ जाएगा कि कौन कौन से उद्योग हैं। जैसे कि पेंट उद्योग हो गया, एक हो गया औषधि उद्योग, एक हो गया उर्वरक उद्योग। तो इन उद्योगों में खनिज अम्ल यानी कि H2SO4, HCl और HNO3 का यूज़ होता है। फिर हम HCl का उपयोग देखते हैं। HCl का उपयोग हमें याद रखना है कि HCl का उपयोग हमेशा साफ़ सफाई में किया जाता है। साफ़ सफाई के बाद में हमें याद करना है कि इसका उपयोग सिंक, जो रसोईघर की जो सिंक होती है उसको साफ़ करने में, और एक सैनिटरी का जो सामान होता है, जो फिटिंग वगैरह की जाती है पानी की, उसकी सफाई में भी यहाँ पे जो है वो HCl का उपयोग किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है HNO3। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका मुख्य रोल होता है उर्वरक को बनाने के लिए। जो यूरिया का सूत्र हमें पता है क्या होता है? NH2CO NH2, इसमें भी नाइट्रोजन आ रहा है, यानी कि मिट्टी के लिए उपयोगी होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन युक्त जो भी अम्ल और क्षार होते हैं उनका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम एक उपयोग तो आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा जो HNO3 का उपयोग है वो होता है सोना और चांदी की सफाई करने में, इसका उपयोग किया जाता है। फिर जो फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस तरह से है कि अम्लराज के बारे में कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि अम्लराज क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो अम्लराज का निर्माण जो है वो HNO3 और HCl को मिलाकर किया जाता है। किसी भी अनुपात में हम इसको नहीं मिला सकते, हमें एक भाग लेना है HNO3 का और उसी के समान 3 भाग लेने हैं HCl के। अब जब एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl को आपस में मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को हम कहते हैं अम्लराज। और ये जो अम्लराज है ये इतना प्रबल होता है कि ये सोने जैसी धातुओं को भी पिघला सकता है। सोना क्या होता है? एकदम अक्रिय होता है और इसको पिघलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु अम्लराज में ये क्षमता होती है कि ये सोने को भी पिघला सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा H2SO4। इसका उपयोग जो है वो सेल, बैटरी यानी कि जो कार वगैरह होती है उसमें जो बैटरी काम में ली जाती है उसमें जो है वो H2SO4 का उपयोग किया जाता है। साथ ही H2SO4 का भारी मात्रा में उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इसके ऊपर बोर्ड में एक बार सवाल पूछा हुआ है कि देश की औद्योगिक प्रकृति में H2SO4 का योगदान किस तरह से होता है, मतलब इसके खपत के माध्यम से हम औद्योगिक प्रकृति को कैसे समझा सकते हैं। चूँकि H2SO4 का अधिक मात्रा में उपयोग उद्योगों में होता है, तो जैसे जैसे इसकी खपत बढ़ेगी यानी कि इसका यूज जैसे जैसे बढ़ेगा तो उससे हम समझ सकते हैं कि उस देश में जो है वो उद्योगों की प्रगति बढ़ रही है। तो उस तरह से हम इसका आंसर दे सकते थे कि H2SO4 का उपयोग बढ़ने का तात्पर्य है कि उसमें उस देश में उपस्थित उद्योगों में इसकी खपत बढ़ रही है, इसका मतलब उनका जो वर्क है वो भी बढ़ रहा है। इसी से हम समझ सकते हैं कि औद्योगिक प्रकृति बढ़ रही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे क्षार के उपयोग के बारे में। तो क्षार का उपयोग स्टार्ट करेंगे हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुख्य उपयोग जो है वो साबुन और अपमार्जक के निर्माण में होता है। तो मैंने यहाँ पे एक साबुन का फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं C17H35COONA। तो जब साबुन का निर्माण किया जाता है तो NaOH को एक अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ कागज़ और वस्त्र उद्योगों में भी इसका NaOH का उपयोग किया जाता है। तो इस सब को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, नासा का वस्त्र। ना यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सा यानी साबुन, का यानी कागज और वस्त्र यानी वस्त्र उद्योग, यानी कि NaOH का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इसके बाद में सेकंड जो हमारा क्षार है वो है MgOH2, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसके कारण इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो पेट की अम्लता या कब्ज को दूर करने में किया जाता है। हमें पता है कि हमारे पेट में जो है वो जठर रस का स्त्रवण होता है,
भोजन के पाचन के लिए। उस जठर रस में जो है वो भारी मात्रा में HCl उपस्थित होता है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। और उसका स्रवण अगर अधिक हो जाए तो वो डैमेज अंदर करने लगता है पेट के अंदर, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो यदि हम MgOH2 या किसी भी दुर्बल क्षारक का उपयोग करें तो उससे हम HCl के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इसलिए इस MgOH2 का उपयोग पेट की अम्लता या कब्ज को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्षारक है वो है CaOH2। इसका उपयोग जो है वो सफ़ेदी में किया जाता है और कीटनाशक के रूप में। सफ़ेदी में किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? जो दीवारों पर पेंट किया जाता है उसमें CaOH2 होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जो दीवारों पर पेंट करने के 2-3 दिन बाद उनमें अचानक से चमक देखने को मिलती है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो CaOH2 है वो वातावरण में उपस्थित CO2 के साथ रिएक्शन करता है। उसके साथ रिएक्शन करने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चमकीला होता है, जिसके कारण जो है वो दीवारों पर पेंट करने के 2-3 दिन बाद जो है वो दीवारों में चमक उत्पन्न हो जाती है। अब क्षार के उपयोग देखने के बाद लवणों के भी उपयोग देख लेते हैं हम। लवण, सबसे पहले मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ही लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग फर्श बनाने में और धातुकर्म में जो सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फर्श बनाने में हम देखते हैं कि जो सफ़ेद कलर के मार्बल होते हैं उनमें CaCO3 मतलब वो CaCO3 के बने होते हैं। फिर आता है हमारे पास AgNO3। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो उसका मुख्य रूप से उपयोग क्या है? उर्वरक के रूप में, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ AgNO3 का उपयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इस AgNO3 का एक स्पेशल टेस्ट होता है जो सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे कहा जाता है, एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए। उसी आधार पर जो है वो इसका उपयोग फोटोग्राफी के रूप में भी किया जाता है। तो 2 उपयोग हो गए इसके AgNO3 के, फोटोग्राफी और उर्वरक। अब लास्ट उपयोग हम देखेंगे फिटकरी का। फिटकरी का उपयोग सभी जानते हैं, जल के शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। टाँके में जब अशुद्धि बढ़ जाती है तो हम फिटकरी डालते हैं ताकि वो अशुद्धि को अवशोषित कर ले और नीचे जमा कर ले। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 3.24H2O। ये 24 जो है H2O है वो क्रिस्टलन का जल है। किसी भी लवण के साथ हमेशा क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। और इसके साथ मैं आपको क्रिस्टलन जल की परिभाषा भी बता देता हूँ, मतलब कि 1 मोल जो अणु होता है उसके साथ उपस्थित जल के क्रिस्टलित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। यहाँ पे मैं अगर 2 अणु ले लूँ तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। उस 48 H2O का फिटकरी का क्रिस्टलन जल नहीं कहेंगे, जबकि फिटकरी का क्रिस्टलन जल कितना होता है? 24 H2O होता है। तो इसका उपयोग हमने देख लिया है, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी तक जो इस वीडियो में 2 चीज़ें कवर की है। एक तो अम्ल, क्षार और लवण की जो सामान्य गुणधर्म होते हैं उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने चर्चा की कि इनके अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग क्या क्या हैं। उपयोग कई बार पूछे जाते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमें। इसके लिए मैं वीडियो के अंत में जो है वो शॉर्ट में आपको एक बार वापस से इसको समझा दूंगा। अभी के लिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है pH स्केल। सबसे पहले देखते हैं कि pH स्केल होती क्या है। pH स्केल का काम होता है अम्ल सामर्थ्य या किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता का मापन करना। हमारे पास एक विलयन है, हमें पता करना है कि इनमें कितने H+ आयन उपस्थित है। H+ आयन की उपस्थिति का मतलब है कि इसका अम्ल सामर्थ्य कितना है। मैंने आपको पीछे जो धारणाएं थी उसमें बताया था कि जितने अधिक H+ होंगे उतना ही उस विलयन की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी। तो pH स्केल मापता है H+ आयनों की सांद्रता। सांद्रता से तात्पर्य मात्रा है, ठीक है। तो वो दिखती कैसी है pH स्केल, उसको हम एक बार देखते हैं। देखेंगे कि pH स्केल का मेन ढांचा किस तरह का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से लगाकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अंक जो होते हैं वो होता है एक तो 0, एक 7 और एक 14। 0 वाला पॉइंट हमें प्रबलतम अम्ल को सूचित करता है, यानी कि अगर मैं किसी अम्ल की pH मापूं और मुझे 0 मिले तो उसका मतलब है वो प्रबलतम अम्ल है। 7 मिले उसका मतलब वो उदासीन है, और 14 मिले तो उसका मतलब वो विलयन जो है वो प्रबलतम क्षार है। इसी के साथ हम देखें तो 14 से 7 की ओर बढ़ने पर क्षारकता में कमी आएगी, क्योंकि हम कहाँ पर जा रहे हैं? प्रबलतम क्षार से उदासीन की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी क्षारकता घट रही है, यानी कि दाईं
ओर से बाईं ओर जाने पर क्षारकता में कमी आती है। इसी का अपोजिट अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएं तो अम्लीयता में कमी आती है, क्योंकि हम प्रबलतम अम्ल से उदासीन की ओर जा रहे हैं तो अम्लीयता में कमी आती है। इसका अपोजिट अगर देखें तो दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। यहाँ पे प्रबलतम अम्ल है, यहाँ पे प्रबलतम क्षार है, तो इधर की ओर बढ़ने पर लगभग अम्लीय गुणों में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर उदासीन हो रहा है और यहाँ पे इधर की ओर जाने पर अम्लीय गुण बढ़ रहा है। उसी का अपोजिट अगर हम बाएं से दाईं ओर जाएं तो क्षारीय गुणों में जो है वो वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रबलतम क्षार हमें मिलता है। तो इस तरह से जो है वो इस पीएच स्केल का ढांचा होता है। तो H+ की सांद्रता के हिसाब से देखें अगर, तो अम्लीय गुण इधर की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। इधर की ओर क्षारीय गुण बढ़ रहे हैं, मतलब इधर की ओर H+ आयनों की सांद्रता कम हो रही है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पे OH- क्यों नहीं लिया, तो पीएच का मापन हमेशा H+ की सहायता से होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कि H+ आयनों की सांद्रता का मापन करती है पीएच। तो H+ आयनों की सांद्रता में कमी जो है वो क्षारकता में वृद्धि को प्रदर्शित करेगी। तो इस तरह से हमने पीएच स्केल का जो है वो मेन ढांचा समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पीएच स्केल का जो गणितीय फॉर्मूला, पीएच का जो गणितीय फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और किस तरह से उसको गणितीय रूप से परिभाषित कर सकते हैं। पीएच का गणितीय सूत्र कुछ इस तरह से होता है, -log10 H+ सांद्रता। ठीक है, ये जो कोष्टक वाला साइन है ये सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको बोलता हूँ, pH = -log10 H+ सांद्रता। ठीक है, इसको मैं अगर परिभाषित करना चाहूँ गणितीय रूप में, अगर इसको परिभाषित करना चाहूँ तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। इस तरह भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं और इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि H+ आयनों की सांद्रता मापन युक्ति को pH कहा जाता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ H+। ठीक है, अब जो H+ होता है, हम pH किसकी मापते हैं, जलीय विलयन की pH मापते हैं। यानी कि जो H+ है वो कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। यह H+ जो है वो जल के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करके ये H3O+ बनाता है। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो हमें क्या करना है, अगर एग्जैक्ट रूप में इस फॉर्मूले को लिखना है, सामान्यतः हम इसी रूप में इसको लिखेंगे, परंतु H+ क्योंकि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो हम इसकी H+ की जगह पे यहाँ पे H3O+ को रिप्लेस करेंगे। तो अधिक एग्जैक्ट लिखना हो तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, pH = -log10 H3O+। अब जो ये माइनस चिन्ह है यहाँ पे, ये क्या दर्शा रहा है कि H+, इसको मैं H+ बोल रहा हूँ। ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता जब बढ़ेगी तो pH का मान घटेगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ेगा तो माइनस का साइन है, इसका मतलब pH जो है वो घटेगी। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले pH स्केल के फॉर्मूले में बताया था कि इधर की ओर जाने पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, तो 7 से हम 0 की ओर बढ़ रहे हैं तो pH घट रही है, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो ये फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह की बात बता रहा है कि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान जो है वो घटता है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो शुद्ध जल होता है उसकी हम pH ज्ञात करेंगे। तो pH ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में H+ आयनों की सांद्रता चाहिए। तो शुद्ध जल के लिए H+ आयनों की सांद्रता का मान होता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर जो है वो सांद्रता की इकाई है और ये जो कोष्टक है ये व्यक्त करता है कि H+ आयनों की सांद्रता। ठीक है, तो अब इस 10⁻⁷ को मैं अगर फॉर्मूले में रिप्लेस करूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है, pH = -log10⁻⁷। अब log(m)n का फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। log(m)n का फॉर्मूला होता है n log m। ये n जो है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पे n के रूप में क्या है, -7। -7 को अगर मैं आगे लाऊं तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +7 log10 वैसा का वैसा। तो कुछ इस तरह की टर्म हमें मिलेगी और log10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यहाँ पे pH की वैल्यू मुझे मिल गई 7। pH की 7 वैल्यू मैंने आपको स्केल में बताया था कि जब भी pH 7 प्राप्त होती है तो वो उदासीन प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो शुद्ध जल या अशुद्ध जल होता है उसकी pH 7 होती है और वो उदासीन प्रकृति का होता है। तो इसी तरह से अगर हमें किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक की H+ की सांद्रता पता हो तो हम उसकी pH को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है वो 3 टॉपिक पढ़े,
सबसे पहले हमने पढ़ा अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म, उसके बाद में हमने अम्ल और क्षार और लवण के उपयोग, और फिर पीएच का टॉपिक किया। और अब हम देखेंगे कि पीएच का उपयोग किन किन जगहों पे किया जाता है। तो पीएच का पहला उपयोग हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेट की अम्लता जब बढ़ती है या एसिडिटी जब होती है तो जो जठर रस का स्त्रवण होता है खाने को पाचन करने के लिए, उस जठर रस में जो है वो अधिक मात्रा में HCl उपस्थित होता है जो पीएच को बहुत ही कम कर देता है। पीएच कम होने के कारण अम्लता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में जो है वो दर्द या जलन उत्पन्न हो जाती है। उस जलन और दर्द को कम करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? क्षार को डालना पड़ेगा। क्षार के रूप में हम MgOH2 या दुर्बल क्षारों का उपयोग करते हैं। साधारणतया MgOH2 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये क्या काम करता है कि इस HCl के प्रभाव को उदासीन कर देता है। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा दंत क्षय। दांत का जो टूटना होता है या दांत की परत का उतरना होता है उसे हम जो है वो दंत क्षय कहते हैं। जो मुंह की सामान्य पीएच होती है, अपने मुंह की जो सामान्य पीएच होती है वो लगभग उदासीन के करीब होती है। उदासीन कितना होता है? 7 होता है, और हमारे मुंह की पीएच होती है 6.5। तो होता क्या है, जब हम खाने के बाद मंजन नहीं करते हैं, हमने खाना खा लिया और मंजन नहीं किया, मान लो वो खाना जो है हमारे दांतों में जाकर अटक जाता है, तो अटकने के बाद क्या होगा, हमारे मुंह में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो उस बचे हुए भोजन को अपशिष्ट जो भोजन होगा उससे क्रिया करके अम्ल को उत्पन्न कर देंगे। अम्ल जैसे ही उत्पन्न होगा पीएच 6.5 से कम हो जाएगी। तो 6.5 से कितनी कम होती है? लगभग 1 पॉइंट गिरकर पीएच जो है वो 5.5 के बराबर हो जाती है। जब बैक्टीरिया बचे हुए अवशिष्ट भोजन से क्रिया करते हैं तो मुंह की पीएच 5.5 पर चली जाती है, यानी कि मुंह का पूरा माहौल जो है वो अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत होती है वो क्षयित होने लग जाती है और दांतों में जो है वो सफ़ेद दिखना होता है वो कम हो जाता है और पीलापन दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि 6.5 से कम पीएच पर इनेमल का क्षरण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि खाने के तुरंत बाद या तो दंत मंजन करना चाहिए, या फिर चूंकि मुंह पूरा अम्लीय माध्यम में बन चुका है तो उसे अम्लीय माध्यम को उदासीन करने के लिए हमें क्षारीय विलयन से मुंह की सफाई करनी चाहिए, कुल्ला वगैरह करना चाहिए, जिससे कि हम उस अम्लीय प्रभाव को कम कर सकें। थर्ड जो पीएच का उपयोग है वो इस तरह से है कि जो मधुमक्खी, चींटी वगैरह होती है उनके डंक में जो है वो अम्ल उपस्थित होता है। तो जब भी कोई मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो हमें जलन और दर्द महसूस होती है। तो उसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पर डंक लगा है वहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तो उस अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या उपयोग में ले सकते हैं, किसी क्षार का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम उपयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो है वो प्रबल क्षार नहीं है, ये एक क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण मैंने आपको बताया था, जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं। इसकी प्रवृत्ति मतलब क्षारीय होती है। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के कारण वहाँ पर जहाँ पर डंक लगा है वहाँ पर उत्पन्न अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे कि दर्द में कमी देखने को मिलती है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे है अम्लीय वर्षा। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण के माध्यम से जो कारखाने वगैरह होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा धुआं निष्कासित किया जाता है, जो कि ऊपर आकाश में चला जाता है। आकाश में जाकर वो क्या प्रभाव डालता है कि जो वहाँ पर पानी उपस्थित होता है बारिश के लिए, उस पानी को अम्लीय कर देता है, उसकी पीएच को कम कर देता है, जिसके कारण जो पानी हम सोचते हैं कि बारिश में शुद्ध पानी की मतलब वर्षा हो रही है, वो वास्तव में शुद्ध नहीं होकर अम्लीय पानी होता है, जो बहुत ही नुकसानदेह होता है फसलों के लिए और ज़मीन के लिए उर्वर क्षमता को कम कर देता है। तो प्रदूषकों के कारण इसकी पीएच में कमी आती है, अम्लीय गुण बढ़ जाता है, इस कारण इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन में जो उर्वर क्षमता है उसको कम करता है, जिसके कारण फसलों का उत्पादन जो है वो उतना अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं हो पाता। यह प्रभाव जो है वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो हमारा 5वां पॉइंट है वो इस तरह से है कि मृदा की पीएच। मृदा की पीएच किसी भी किसान को ज्ञात होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसी पीएच के माध्यम से उसमें कोई फसल बोई जा सकती है। पीएच के हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है और पीएच के हिसाब से ही उस जो ज़मीन है, मृदा है, उसमें उर्वरक का चयन किया जाता है। मान लो ज़्यादा पीएच है तो उसके लिए अलग उर्वरक काम आएगा, कम पीएच है तो उसके लिए अलग उर्वरक काम आएगा।
अगर पीएच के हिसाब से किसान अगर फसलों और उर्वरक का चयन करें तो उच्चतम उत्पादन क्षमता उसको मिलेगी। तो पीएच का 5वां उपयोग हो गया मृदा की पीएच। तो इस तरह से हमने आज 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने अम्ल और क्षार के सामान्य गुण देखे, फिर हमने अम्ल और क्षार के उपयोग देखे, और फिर हम पीएच पर आए। पीएच क्या होती है और इसका गणितीय फॉर्मूला, गणितीय परिभाषा क्या होती है वो हमने पढ़ी, और लास्ट में हमने देखा कि पीएच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।